Hello and welcome back to MKG Biotech Club. In this series of video, we are going to discuss about the very important topic for GATE BT 2022 exam point of view. And in this series of video, this is my 10th lecture. And today's topic is polymerase chain reaction. Its working and different types of polymerase chain reactions. So without wasting further time, let's get started. Okay. So two things are important in this polymerase chain reaction. The first is different components of polymerase chain reaction and the process itself. So one by one हम दोनों को discuss करेंगे. First, take a look on the process. It has 3 steps. As you know, हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है. जैसे आपके सेल में होता है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, सेम प्रोसेस यहाँ हो रही है, बट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस आर्टिफिशियली. ये किस में हो रही है? एक थर्मोसाइक्लर के अंदर हो रही है. दैट मीन्स ऑल द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अवर सेल वो आर्टिफिशियली भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं. किसके लिए? डीएनए एम्पलीफिकेशन कराने के लिए. सो फर्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ प्रोसेस होती कैसे है. आपको पता है सेल में हेलिकेज आता है जो सबसे पहले आपके जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है उसको ब्रेक करता है. जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करने का काम करता है, दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये काम करता है आपका हाई टेम्परेचर जो कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, जिसे हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं, दैट इज डीनेचुरेशन. ठीक है. द सेकेंड स्टेप इज एनिलिंग. इस यहाँ पे क्या होता है एनिलिंग में कि आपके प्राइमर्स आके अटैच हो जाते हैं. एज यू नो वहाँ पे आरएनए प्राइमर होते हैं सेल में, यहाँ पे आर्टिफिशियली अ पेयर ऑफ प्राइमर हम अप्लाई करते हैं. प्राइमर क्या काम करता है? प्राइमर का रोल होता है कि एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस पेयर सीक्वेंस होता है. प्राइमर आर जनरली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंसेस ऑफ अबाउट 12 to 25 बेस पेयर्स. ओके, तो ये क्या काम कर रहे थे कि इनका जो हमें टारगेट सीक्वेंस है जहां से हमें एम्पलीफाई करना स्टार्ट करना था, उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं प्राइमर. तो प्राइमर वहां जाके स्टिक कर जाते हैं और यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है डीएनए रेप्लिकेशन की. ठीक है, या आप कह सकते हैं कि डीएनए सिंथेसाइज होना स्टार्ट होता है यहाँ से. ठीक है, तो ये प्राइमर एक तरह से स्टार्टिंग वाला काम करे. अब यहीं पे आके आपका पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और यहाँ से नाइट्रोजनस बेस पेयर्स को कॉम्प्लीमेंट्री अटैच करता जाएगा वन बाय वन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? अच्छा, पॉलीमरेज भी रिक्वायर्ड है. यहाँ इस केस में क्योंकि आपको टेम्परेचर भी हाई दिख रहा है तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज यूज होता है जो कि है आपका टैक पॉलीमरेज, जो कि आइसोलेट किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस से. ये थर्मोस्टेबल होता है. थर्मोस्टेबल मीन्स दैट इट कैन सर्वाइव अप टू 98 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, तो हमारी बॉडी में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो जनरली 40 डिग्री तक या बियॉन्ड, नॉट बियॉन्ड दैट, मतलब उससे ज्यादा काम नहीं कर पाता. तो यहाँ पे क्योंकि मशीन का टेम्परेचर आपको दिख रहा है, हम 95 स्टार्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे जो भी हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करने वाले हैं वो इस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाए, और नॉट ओनली सर्वाइव कर पाए, फंक्शन भी शो कर पाए. तो हमें ऐसा डीएनए पॉलीमरेज सिलेक्ट करना था. तो जनरली 3 अवेलेबल होते हैं. एक आपका डीएनए टैक पॉलीमरेज है जो कि मोस्टली यूज होता है पीसीआर में. इसके अलावा 2 और होते हैं आपके. एक होता है पीएफयू एंड अनदर वन इज वैंट, VENT, वैंट. ठीक है, वैंट डीएनए पॉलीमरेज. बट ये दोनों जो है ये स्पेशल टाइप की एप्लीकेशन शो करते हैं, प्रूफ रीडिंग का भी काम करते हैं. तो दैट्स वाई जनरली ये यूज नहीं किए जाते हैं. ये स्पेशल केसेस में यूज किए जाते हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, एनिलिंग का जो टेम्परेचर होता है ये डिपेंड करता है हमारे प्राइमर की लेंथ के ऊपर. प्राइमर का जो सीक्वेंस है उसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं. एक फॉर्मूला होता है आपका 4G+C. ठीक है, और ऐड कर दो इसी में प्लस 2AT, A+T. दैट मीन्स द नंबर ऑफ द बेस पेयर प्रेजेंट इन थाइमीन, ग्वानीन, एडेनिन और साइटोसिन के जितने भी नंबर ऑफ बेस पेयर्स इस पर्टिकुलर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में या प्राइमर में प्रेजेंट होंगे उनको ऐड कर देंगे. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्वानीन और साइटोसिन के, और एडेनिन और थाइमीन के जितने प्रेजेंट होंगे उनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो जो टेम्परेचर आएगा वो हमारा हो गया एनिलिंग का टेम्परेचर. जनरली जो टेम्परेचर होता है आपका वो 50 डिग्री से लेके 65 के बीच में होता है. ठीक है, जनरली जो एक रेंज होती है वो प्रिफर्ड रेंज है 50 डिग्री टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड. थर्ड स्टेप है आपका एक्सटेंशन का, जहां पे दोनों स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाते हैं. ये 72 डिग्री टेम्परेचर पे वर्क करता है और यहाँ पे आपका प्राइमर रिमूव हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली 3 स्टेप्स कौन कौन से हो गए आपके? डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन. और प्लीज इनका ऑर्डर भी याद करना, कई बार क्वेश्चन आपके ऑर्डर पे बेस भी आ जाता है कि कौन सा स्टेप पहले होता है
फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर में इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, देन एनिलिंग एंड देन एक्सटेंशन, ओके। टेम्परेचर भी तीनों का याद करना है आपको। 95 जनरली जो होता है वो 50 to 65 होता है, बट आपको कई जगह 50 मिलेगा, 55 मिलेगा, वो प्राइमर पे डिपेंड करता है, आप ये रेंज ही याद कर लो पूरी, ठीक है। एंड थर्ड इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो ये हो गया हमारा साइकिल के बारे में। अच्छा, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ये एक साइकिल हो रहा है। दैट मीन्स 1 डीएनए का जो फ्रेगमेंट था, अब वो हमारे पास सिंथेसाइज होके हमें 2 फ्रेगमेंट मिल गए, ठीक है। अब अगर ये नंबर ऑफ साइकिल्स करें रन, तो हमारे पास हर बार इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब 1 से 2 मिलेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, इस तरह से हर बार नंबर इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है आपका, जो कि होता है 2 की पावर n। अगर आपके यहाँ पे n है आपका नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि n नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद कितने डीएनए के हमें टेम्पलेट मिलेंगे, तो वो आप एनालाइज कर सकते हो इस फॉर्मूले के बेसिस पे, ओके। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। आपको पता है सेल में क्या क्या होना चाहिए, इटसेल्फ डीएनए सैंपल, या आप कह सकते हो टेम्पलेट डीएनए, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अ पेयर ऑफ प्राइमर्स, ये भी हमें चाहिए। डीएनटीपीज या न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी चाहिए हमें। टैग पॉलीमरेज, मिक्स बफर या मिक्सचर ऑफ बफर, दैट मीन्स हमें पीएच चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, एंड मैग्नीशियम आयन होने चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम आयन आर आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड एक ट्यूब होनी चाहिए, एपेंड्रॉफ ट्यूब होती है जनरली, जो इस मशीन में फिट की जाती है, जिसमें हम ये सारे कंपोनेंट्स को मिक्स कर देते हैं, मशीन में अपने तीनों साइकिल्स के टेम्परेचर फिट कर देते हैं, टाइम फिट कर देते हैं साथ में। टाइम सपोज मान लो आपका फर्स्ट डीनेचुरेशन में 50 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो वहां से कूल डाउन होने में, सेकेंड स्टेप तक आने में, एनिलिंग में, वो मशीन कुछ टाइम ले लेगी, मे बी 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, और मतलब कुछ टाइम, पर्टिकुलर टाइम ले लेगी। उसके बाद कूल डाउन होगी, ठीक है, तब आपका ये एनिलिंग का टेम्परेचर आया। सपोज ये भी 1 मिनट लगा इसमें भी, फिर अगेन टेम्परेचर इंक्रीज करना है, अब 72 तक जाना है, तो अगेन मशीन कुछ टाइम ले लेगी, ठीक है। सपोज 20 सेकेंड्स का ले लिया या 30 सेकेंड्स का, जो भी टाइम ले लिया। और फिर इस फोर्थ एक्सटेंशन वाले में भी आपके मान लो 1 मिनट का टाइम लगा। तो इस तरीके से अगर होल प्रोसेस आपकी 3 मिनट की थी तीनों साइकिल की, तो उसमें वो जो गैप वाला टाइम था ना, दोनों जहां पे एक बार टेम्परेचर लोअर कर रहा था और एक बार टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, हम उस टाइम को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मतलब आपकी मशीन उस टाइम को भी काउंट करती है, क्योंकि वो मशीन ले रही है, वो टाइम कंज्यूम कर रही है। तो अगर एज अ साइकिल अगर हम नॉर्मली 3 मिनट्स होना चाहिए था, तो यहाँ वो 4.5 मिनट लग जाता है, 4 मिनट्स 30 सेकेंड्स अराउंड लग जाते हैं, ठीक है। तो साथ में हम मशीन में ये भी फिट कर देते हैं कि हाउ मेनी साइकिल्स आर बी रिक्वायर्ड। मान लो 30 साइकिल्स तक रन कराना है, तो 30 साइकिल्स के बाद हमें वो मशीन ऑटोमेटिकली 30 साइकिल्स तक रन करने के बाद ऑफ हो जाती है, और हमें हमारा एम्पलीफाइड डीएनए मिल जाता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स एंड द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एनिलिंग टेम्परेचर। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। टेम्परेचर कैसे निकालना चाहिए, कई बार निकालने के लिए आ जाता है, आपसे प्राइमर की लेंथ दे देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए प्लीज। 4gc प्लस 280 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा टेम्परेचर आपका, ठीक है। 4 नंबर ऑफ ग्वानिन बेस पेयर, नंबर ऑफ साइटोसिन बेस पेयर, नंबर ऑफ एडनिन बेस पेयर, नंबर ऑफ थाइमिन बेस पेयर। आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल डिजाइन किया है, जहाँ पे एक मैंने ये प्राइमर लिया है जिसकी लेंथ है 20 बेस पेयर की, ठीक है। इसका कुछ सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस है उसे आप देख लेते हैं एक बार। हमें इस फॉर्मूले में फिट करना है। देखो यहाँ सबसे पहले था ग्वानिन बेस पेयर, तो एक बार काउंट कर लेते हैं ग्वानिन के कितने बेस पेयर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ ग्वानिन के 5 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। प्लस अब साइटोसिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर हो गए साइटोसिन के, और इसे मल्टीप्लाई किससे करना था, हमें 4 से करना था, ठीक है। प्लस 2 एडेनिन एंड थाइमिन के बेस पेयर थे, तो एडेनिन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 आपका एडेनिन हो गया, प्लस नंबर ऑफ थाइमिन बेस पेयर 1 2 3 4, ओके, तो 4 ये हो गए। तो एक बार काउंट भी कर लेते हैं, ये हो गए 11 और ये हो गए 9 20, ठीक है। तो 20 बेस पेयर का सीक्वेंस था, हमने काउंटिंग सही की है, ओके। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, एंड इसको आप सॉल्व करो, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9,
तो आप देखोगे कि आपका कितना आया, 44 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड आया। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना टेम्परेचर आया, 62 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज द एनेलिंग टेम्परेचर फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइमर। ठीक है, अगर ये प्राइमर सीक्वेंस है तो इसके लिए हमारा ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है 62 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ये कैलकुलेशन करके मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाई, क्योंकि ये आपके गेट में कैलकुलेशन बेस्ड या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपको एक नाइट्रोजनस बेस पेयर सीक्वेंस दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका एनेलिंग टेम्परेचर क्या होगा। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और बहुत ईजी है, हार्डली मेरे ख्याल से 20 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे और आप सही आंसर टिक करके आओगे। ठीक है, तो ये पार्ट अच्छे से क्लियर कर लो। कंपोनेंट्स याद करने हैं आपको, तीनों साइकिल्स के टेम्परेचर याद रखने हैं, कितने टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, एनीलिंग टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और हाँ, नंबर ऑफ साइकिल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि 2n मैंने बताया आपको, इसी में अमाउंट भी ऐड हो जाती है। सपोज आपसे कह दिया जाए कि जो आपका डीएनए था वो 10 माइक्रोलीटर्स था पहले, जो हमने आपको दिया टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, इतना कंसेंट्रेशन था उसका। अब 30 साइकिल के बाद कितना होगा, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 की पावर n में साइकिल रख दो। ठीक है, 2 की पावर 30 करके निकालो कितना आ रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 माइक्रोलीटर से, तो जितना भी आएगा वो उसे माइक्रोलीटर में कर देना, तो वो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल्स पीसीआर पे बेस्ड, तो प्लीज आप लोग स्किप मत करना, इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसे जरूर अटेम्प्ट करके आना है आपको। चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ पीसीआर के बारे में। एक्चुअली टाइप ऑफ पीसीआर आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये आप जनरली एमटेक में पढ़ोगे डिटेल में, बट हाँ एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ पीसीआर होते हैं और किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ इस तरीके से डिज़ाइन किया स्लाइड कि आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल वही डिस्कस कर रही हूँ मैं, आपसे यहाँ पे आपका पूरा कोर्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जितना मैं बता रही हूँ उतना याद कर लो, आप आराम से एग्जाम में क्वालिफाई कर लोगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाओगे। ठीक है, चलो आगे हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर। तो यहाँ कुछ लिस्ट दिए जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, प्लीज इनको स्किप नहीं करना है आप लोगों को, जितने ये टाइप्स मैंने डिस्कस किए हैं इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका रियल टाइम पीसीआर, इसी को क्वांटिटेटिव पीसीआर या क्यू पीसीआर भी कहते हैं। डोंट कंफ्यूज बिटवीन रियल टाइम पीसीआर एंड आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर होता है, नॉट रियल टाइम पीसीआर। कई जगह बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि आरटीपीसीआर किसके लिए स्टैंड करता है, रियल टाइम या रिवर्स। रिवर्स के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये आपका आरटीपीसीआर है। और रियल टाइम को क्वांटिटेटिव पीसीआर या क्यू पीसीआर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी बताने में हेल्प करता है। ठीक है, पर्टिकुलरली किसी डीएनए सेगमेंट की, in which DNA molecules are tagged using fluorescent dye which is used to monitor and quantify PCR product in real time। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीसीआर के प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं किसी टारगेट सीक्वेंस की, और हम पहले से किसी टैग डाई का यूज करते हैं जो कि फ्लोरेसेंस शो करती है। ठीक है, तो जैसे ही आपका बाइंड होगा तो वो फ्लोरेसेंस शो करेगी। ठीक है, नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो जनरली आप कोरोना में या कोविड में यूज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि पहले आपका आरएनए स्ट्रैंड होता है, उसको सीडीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसका एम्प्लीफिकेशन होता है। ठीक है, तो वन मोर एक्स्ट्रा स्टेप इज एडेड इन दिस प्रोसेस, क्योंकि वहां पहले हम क्या कर रहे थे, पीसीआर में जनरली डीएनए सेगमेंट था, यहाँ पे पहले आरएनए होगा, उसको सीडीएनए में कन्वर्ट करेंगे एंड देन जो पीसीआर का रिएक्शन होता था वो तीनों स्टेप्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये किस लिए किया जाता है, क्रिएट्स कॉम्प्लीमेंट्री cDNA बाय रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग RNA टू DNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दैट मीन्स कि इन केस अगर जो आपका टेम्पलेट सीक्वेंस है वो RNA है, उस केस में हम यहाँ पे करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर परफॉर्म। ओके, नाउ मल्टीप्लेक्स पीसीआर, मल्टीप्लेक्स नाम से पता लग रहा है मतलब बहुत सारे हैं, मल्टीपल हैं। तो यहाँ क्या किया जाता है, मल्टीपल नंबर ऑफ प्राइमर्स आर यूज्ड, और एक साथ कई सारे फ्रेगमेंट्स को हम रन करा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे मल्टीप्लेक्स कहते हैं। इट यूजेस अ नंबर ऑफ प्राइमर्स टू मल्टीप्लाई मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, एक साथ कई सारे फ्रेगमेंट्स इन अ सिंगल डीएनए सैंपल। एक सिंगल डीएनए सैंपल में कई सारे फ्रेगमेंट्स को हम करा सकते हैं। सपोज आपका डीएनए सीक्वेंस है 300 बेस पेयर लॉन्ग, तो हम छोटे छोटे सेगमेंट्स को कर करके एम्पलीफाई करा सकते हैं। ठीक है, और एक ही रिएक्शन मिक्सचर में, हमें अलग अलग कुछ प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनवर्स पीसीआर। इनवर्स पीसीआर में क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली आप
आइडेंटिफाई करते हो कि आपने कोई अगर सपोज जैसे हम क्लोनिंग करते हैं उस टाइम के लिए कि कोई हमने टारगेट सीक्वेंस इंसर्ट कराया है तो वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्योंकि हम जो टारगेट सीक्वेंस है ऑब्वियसली वो तो हमें पता ही होगा, हम ही ने इंसर्ट कराया ना, तो उसका सीक्वेंस तो हमें पता ही है, तो हम उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं किसी भी अननोन जीनोम के अंदर कि कोई अननोन जीनोम में वो सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ में वो प्रेजेंट भी है या नहीं। कई बार होता है ना, आपने ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स पढ़े थे कि वेक्टर खुद ही अनवाइंड मतलब रिकॉइल कर जा रहा था और इंसर्ट उसमें आता ही नहीं है, या आपका टारगेट सीक्वेंस इंसर्ट होता ही नहीं है, तो वो वाली स्टेज के को भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हम इनवर्स पीसीआर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर का कहाँ पे यूज होता है, ये जनरली आपकी 16S RNA एनालिसिस या फिर माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन के लिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली आपके after the initial 25 to 35 PCR cycles, an additional PCR is conducted using new primer nested within the original primer, which reduces the risk of unwanted product. जो आपके नॉर्मल साइकिल्स चल रहे थे पहले उनको एक साइकिल तक चलने दिया जाता है, एक रेंज होती है 25 या 35 के बीच में, वहां तक उन्हें रन होने देते हैं। उसके बाद उसमें एक एडिशनल स्टेप होता है, मतलब यहाँ पे एक प्राइमर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो कि नेस्टेड फॉर्म में होता है, जो कि आपका सर्कुलर आप कह सकते हैं नेस्टेड फॉर्म में होता है, और इस तरीके से वो आपके जो सिंगल स्टैंड डीएनए था उसको सर्कुलर फॉर्म में लूप फॉर्म में कॉइल करके एनालाइज करवाता है। ठीक है, तो उसमें हमारा जो टारगेट सीक्वेंस होता है बस उसी को स्टडी करता है। नाउ हॉट स्टार्ट पीसीआर। हॉट स्टार्ट नाम से पता लग रहा है हॉट मतलब कुछ गर्म चीज की बात हो रही है, तो सेम चीज यहाँ है, यहाँ बेसिकली हीट का यूज किया जाता है, in which heat is used to denature antibodies that are used to inactivate Taq polymerase। यहाँ बेसिकली एंटीबॉडीज के लिए यूज किया जाता है कि कुछ एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट होती है या हम ब्लड ले रहे हैं सैंपल के लिए, तो वहां पे यूज किया जाता है हॉट पीसीआर का या हॉट स्टार्ट पीसीआर का। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं या आप डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए कह सकते हो, इन शॉर्ट वहां पे हॉट स्टार्ट पीसीआर का ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट वन इज कॉलोनी पीसीआर। कॉलोनी पीसीआर, कॉलोनी नाम से पता लग गया, हमने माइक्रोबायोलॉजी में कॉलोनी कहाँ पढ़ी है, बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है, कॉलोनी में ग्रो करता है। जब हम पैट्रिक प्लेट पे देखते हैं तो बैक्टीरिया कैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज फॉर्म कर लेता है ना, तो यहीं से याद कर लो कॉलोनी पीसीआर बेसिकली बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। ठीक है, टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द इंसर्टेड डीएनए इन प्लाज्मिड्स। जो बैक्टीरियल डीएनए है उसमें जो प्लाज्मिड है, अगर उसमें हमने कोई इंसर्ट कराया है तो वो इंसर्ट आपका टारगेट सीक्वेंस इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कॉलोनी पीसीआर। ठीक है, नाउ असेंबली पीसीआर। असेंबली पीसीआर, असेंबली वर्ड भी आपको पता है, असेंबली क्या होता है, स्कूल में थे तो असेंबली होती थी ना, मतलब सब एक लंबी सी लाइन लगा लेते थे, मतलब ओवरलैपिंग से अगर आप ऊपर से देखो तो बहुत सारी लाइंस भीड़ सी दिखती थी, लेकिन वो ऐसी रैंडमली नहीं होती थी, वो लाइन की फॉर्म में होती थी। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हो रहा है, बट यहाँ पे जो बहुत लार्ज सेगमेंट होते हैं डीएनए के उनको एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है असेंबली पीसीआर का। ठीक है, लॉन्गर डीएनए फ्रैगमेंट्स आर एम्पलीफाइड बाय यूजिंग ओवरलैपिंग प्राइमर्स। तो यहाँ पे जो प्राइमर्स होते हैं वो ओवरलैपिंग फॉर्म में होते हैं और ये लार्ज डीएनए सेगमेंट्स को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं इजीली। Now next one is asymmetric PCR. Asymmetric PCR में क्या हो रहा है आपका, only one strands of the target DNA is amplified. Asymmetry क्या होती है, सिमेट्री होती है ना, मिरर इमेज शो करती है, जितना लेफ्ट साइड में है उतना राइट साइड में, या जितना अपर है उतना ही लोअर पार्ट में। एसिमेट्री क्या होती है, जो सिमिलैरिटी शो नहीं करती। तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि यहाँ पर आपके जो है एम्पलीफाइड डीएनए जो है केवल एक ही स्ट्रैंड को एम्पलीफाई कर पाता है, या फिर आपके कह सकते हैं कि किसी एक पार्ट को एम्पलीफाइड कर पा रहा है। ठीक है, नाउ इन सीटू। इन सीटू, इन विट्रो हमने पढ़ा, इन सीटू हम जनरली वर्ड सेल के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स कि पीसीआर दैट टेक्स प्लेस इन सेल। अगर कोई स्लाइड है वहां पर आप सेल में कुछ डीएनए मॉलिक्यूल में कुछ एम्पलीफिकेशन कराना चाहते हैं या कुछ आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो आपकी इन सीटू पीसीआर के केस में आता है। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है जनरल पीसीआर से, तो वो डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, तो वहां पे उतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करनी है वो है आपका रियल टाइम एंड आरटी-पीसीआर के बीच में डिफरेंस। आरटी-पीसीआर इज नॉट रियल टाइम पीसीआर, इट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर का जो टेम्पलेट है आपका वो डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है, इसीलिए उसे फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं सीडीएनए मॉलिक्यूल में, देन एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस होती है। रियल टाइम पीसीआर
क्वांटिटेटिव पीसीआर होता है। और क्यों पीसीआर होता है? क्योंकि ये यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट डाई का यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से हम अपने टारगेट सीक्वेंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेजेंट जीनोम में, या जो भी प्रेजेंट आपका जो भी जहाँ पे भी सैंपल प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सैंपल में कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो चेक कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट पीसीआर। हमने वर्किंग देख ली, हमने एनेलिंग टेम्परेचर चेक कर लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें नंबर ऑफ साइकिल्स पता लग गए, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीआर पता लग गए। ठीक है, तो अब हम कुछ पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, मतलब किस टाइप का पीसीआर किस टाइप का रिएक्शन है? इट इज अ डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक, इट्स अ डिग्रेडेशन टेक्निक और एम्प्लीफिकेशन टेक्निक और ऑल द अबव। तो हमें पता है सीक्वेंसिंग तो नहीं हो रही थी, डिग्रेडेशन भी नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था? इट्स एन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। तो C1 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is accurate for PCR polymerase chain reaction? अब ये स्टेटमेंट्स कुछ लिखे, हमें पढ़ना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, ऑटोमेटेड पीसीआर मशीन आर कॉल्ड थर्मोसाइक्लर, ठीक है, ये तो सही है, हमने पढ़ा था ना, वो मशीन देखी थी अपनी फर्स्ट स्लाइड में, उसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं। ओके, दिस ऑप्शन इज ट्रू। अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड, ये भी हमने डिस्कस किया था, टैग डीएनए पॉलीमरेज वेंट या पीएफयू की रिक्वायरमेंट होती है, तो ठीक है, ये भी सही है। मिलियंस ऑफ, पहले तो देखो अगर हम अपनी एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करें तो अगर दो स्टेटमेंट सही हो गए तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज ही होगा सही आंसर, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। Millions to billions of desired DNA copies can be produced from microgram quantities of DNA. So true. आपको पता ही है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ डीएनए भी यूज करके आप मिलियन और बिलियंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए कॉपीज कर सकते हो या एम्पलीफाई कर सकते हो। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज? यहाँ पूछा गया है कौन सा इनमें से नहीं है। पीएफयू है, हमने डिस्कस किया था, टैग पॉलीमरेज वो भी है, वेंट भी है, तो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो नॉर्मली होता है हमारे बॉडी में, ये आपका थर्मोस्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो गए, हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर वेंट पॉलीमरेज एंड पीएफयू मोर एफिशिएंट देन टैग पॉलीमरेज? ये दोनों टैग पॉलीमरेज से ज्यादा एफिशिएंट क्यों माने जाते हैं? ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शंस। बिकॉज ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, यस, ये तो हमने पढ़ा ही था प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। बिकॉज ऑफ मोर एफिशिएंट पॉलीमरेज एक्टिविटी, नो, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था कि टैग पॉलीमरेज में पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी नहीं होती, वो तो अगर वो नहीं होती तो वाई वी प्रिफर दिस, हम करते ही क्यों उसका यूज? तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो बाकी दोनों ऑप्शंस भी गलत हो गए। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ओके, वन मोर क्वेश्चन, how many DNA duplex are obtained from one DNA duplex after 4 cycles of PCR? हमने नंबर ऑफ साइकिल्स पढ़े थे, हर साइकिल पे इंक्रीज कर रहा था, जैसे पहले एक था तो एक साइकिल के बाद दो आ गए, दोनों इंडिविजुअली एक एक सीक्वेंस आए, फिर कितने आ गए? दोनों ने एक एक सिंथेसाइज किया, तो हमारे पास 2 के बाद 4 आ गया, फिर इन 4 ने भी एक एक सिंथेसाइज किया। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारे बढ़ते जा रहे थे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से काउंट करें उससे अच्छा है हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, सो वी पुट द वैल्यू इन दिस वेयर n इज द नंबर ऑफ साइकिल्स, तो 2 की पावर 4 हो गई। 2 की पावर 4 आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना हुआ, 4 into 4 that's 16, so D option is the right answer. Okay, तो I think I covered all the important part of this PCR. हमने डिफरेंट टाइप्स देख लिया, वर्किंग देख ली, रिक्वायरमेंट्स देख ली, कंपोनेंट्स देख लिए, टेम्परेचर देख लिया, एनिलिंग टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया, और ये भी देख लिया कि किस तरीके से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट योर पीसीआर। प्लीज इसको अच्छे से आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है दोबारा देख लीजिए, बट मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल टाइप पोर्शन, थ्योरी टाइप, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके इस पूरे वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स, एंड चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।